क्या हाल समाचार, सब बढ़िया है ना। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल मैथ इफ्तार में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं और आपको इस तरह समझाया जाएगा कि वो सीधा आपके माइंड में जाएंगे और अगर आप उसको लगातार रिवाइज करते रहेंगे तो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आप एक्सीलेंट बुक के सारे न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो आईआईटी, जो कि टेक्नोलॉजी या आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग लाइन की सबसे अच्छी परीक्षा होती है, तो उसमें आप अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाएंगे तो लगभग फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक धावक 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। धावक द्वारा 3/4 पथ तय करने में चले तो विस्थापन दूरी की गणना कीजिए। विस्थापन और दूरी बताना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक वृत्ताकार मार्ग बना लेते हैं। ये ठीक, ये हो गया वृत्ताकार मार्ग। ये क्या है? वृत्ताकार मार्ग। ठीक है, रन है। अब कोई व्यक्ति हम मान लेते हैं, जो व्यक्ति है वो यहां से दौड़ना शुरू करता है। यहां से ऐसे जो व्यक्ति है वो यहां पे दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते इस वृत्त का 3/4 पार्ट कवर कर लेता है। मतलब अगर हम इसको 4 पार्ट में बांटे तो 4 पार्ट ये होंगे। देखिएगा, ये एक लाइन ऐसे कर देते हैं यहां से, ये तो 1 2 3 मतलब जो धावक था यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ शुरू किया, यहाँ पे पहुंच गया। तो हमें क्या बताना है? धावक के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रारंभिक, इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। तो न्यूनतम दूरी ये तो होगी नहीं इस तरह, तो यहां से यहां तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो है ये। ठीक, ये जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वही क्या है? मिनिमम डिस्टेंस इसके और इसके बीच की। तो मतलब हमें यही लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई, इस रास्ते की लंबाई। ठीक है, चलिए। तो सुनिए, जिस वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है उसकी रेडियस कितनी है? 50 मीटर। तो यहाँ से सेंटर है मान लेते हैं, तो सेंटर से परे तक की दूरी 50, ये भी 50 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो कौन सा ट्रायंगल है? ये कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं? गॉस की प्रमेय नहीं, सॉरी, गॉस की प्रमेय तो कक्षा 12 में है। पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा दीजिए, ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। ठीक, चलिए तो लगा देते हैं। कर्ण स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। ठीक है, प्लस 2500। अब जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर या AB इक्वल अंडर रूट लगाएंगे, वर्ग घटा रूट चढ़ा, 25 क्या हो गया? 5000। अब 5000 आप लिखेंगे, 5000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5000 का वर्गमूल हो जाएगा 70.7 मीटर। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा, आता तो होगा आपको, बहुत तेज कर रखे हैं आप लोग। चलिए, तो 70.7 मीटर इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चलते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मतलब जिस रास्ते पे चला उसकी लंबाई। तो इस रास्ते चला यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें क्या कहते नहीं है? लंबाई। तो हम जानते हैं कि पूरे वृत्त के रास्ते की लंबाई क्या होती है? 2πr। हमें निकालना क्या है? केवल 3/4 भाग की लंबाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 2πr में 3/4 से क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, चलिए। तो इसको हम क्या करते हैं? मिटाते नहीं, चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, दूसरे पे और डिस्टेंस पे।
तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल, तो पूरे वृत्त की लंबाई 2πr निकालना कितना है हमें 3/4, तो इसमें 3/4 क्या कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 50 हो जाएगा, और 3 बटा क्या हो जाए, हाँ ठीक है, इंटू 3/4। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 दूना 4, 2 55 में 50, ठीक है। अब इसको अगर आप गुणा करेंगे, पहले इसको फिर इससे ऐसा जैसे भी गुणा करिए, आंसर कितना आ जाएगा 235.7 मीटर। ये हो गया क्या, आपकी डिस्टेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि है एक कण को 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो अब पता नहीं कि अगर ऊपर की ओर फेंका गया तो ऊपर नहीं फेंका दे, चलिए। तो 3 सेकंड बाद कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। तो ऐसा करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और सॉल्व करते हैं अगला न्यूमेरिकल, ठीक है। जो सॉल्व किए इसको आप लोग छाप लीजिएगा, और अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो कण को ऊपर फेंका गया, अब कितने वेग से, 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देखें, तो अगर आप किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है जब वह वस्तु रुक जाती है, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं उसको, मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद वह वस्तु क्या करती है, फिर नीचे चलना शुरू करती है और फिर उसी स्पीड से नीचे गिर जाती है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले ज्ञात करते हैं कि वस्तु को अपने मैक्सिमम पॉइंट में पहुंचने तक कितना टाइम लगा। तो हम मान लेते हैं ये अर्थ, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है, यहाँ पे एक मुंडा है, ये गेंद को या किसी कण को ऊपर की ओर फेंका, और जो पार्टिकल है हम मान लेते हैं यहाँ फेंका ऐसे, ये यहाँ से, ठीक। अब मान लो धरती से ही फेंका यहाँ से ऐसे, तो ऐसे कट जाएगा ये। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे जो वस्तु है उसकी मैक्सिमम हाइट यही, मतलब वस्तु जो है अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाने के बाद तो रुक जाती है, और फिर वस्तु जो है कण जो है और नीचे आना शुरू करता है, फिर यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब फेंका यहाँ से तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जब रुक जाएगा कण, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे हम क्या, अंतिम वेग। और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे रुक गया, मतलब प्रारंभिक वेग 20 और अंतिम वेग 0। और जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस समय त्वरण का मान होता है -g। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो g होता है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब पृथ्वी का त्वरण जो होता है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, और वस्तु आप फेंक रहे हो ऊपर की ओर, तो अपोजिट काम कर रहे हो, तो त्वरण क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो a का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब g क्या हो जाएगा, प्लस में। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो a का मान हो गया -g, v का मान 0, u का मान 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वस्तु को कितना टाइम लगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, v = u + at, v = u + at। तो v का मान 0, u का मान 20, और a का मान कितना है, -g है, तो यहाँ पे माइनस, और a मतलब यहाँ पे g का मान दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, तो आपको निकालना ही है, तो t हो जाएगा -2 सेकेंड। मतलब जो वस्तु है 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे कब पहुंचेगी, 2 सेकेंड बाद। और हमें विस्थापन और दूरी किसमें ज्ञात करनी है, 3 सेकेंड में, ठीक है। चलिए, अब जो वस्तु है फिर यहाँ से चलना शुरू करेगी। अब दूसरे कंडीशन चल रहे हैं, तो दूसरे कंडीशन के लिए जो यहाँ का वेग है वो बन जाएगा प्रारंभिक वेग, और जो 1 सेकेंड बाद का वेग, क्योंकि 3 सेकेंड में 1 सेकेंड बचाएंगे, 2 सेकेंड तो हो गया है। तो जो 1 सेकेंड के बाद का वेग होगा, मान लेते हैं 1 सेकेंड में यहाँ पहुंची होगी वस्तु,
तो 1 सेकंड के बाद का वेग यहाँ पे होगा और यहाँ का वेग क्या मानेंगे हम लोग, अंतिम वेग। ठीक, तो यहाँ पे वेग जो है हम मान लेते हैं v, और यहाँ पे जो अंतिम वेग था पहले कंडीशन के लिए वही क्या बन जाएगा दूसरे कंडीशन के लिए, प्रारंभिक वेग। ध्यान रखिएगा यहाँ पे u2 लिख दे रहे हैं, मतलब दूसरे कंडीशन के लिए। ठीक, चलिएगा, तो हमें निकालना क्या है, विस्थापन और दूरी भी निकालना है। तो पहले हम दूरी निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए थोड़ा सा, यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक जाने में तो हम टाइम निकाल लिए 2 सेकंड, अब ये भी निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कर्ण ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस इक्वल u की वैल्यू 20, t का मान कितना है 2 सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगा हुआ है, प्लस हाफ a का मान क्या है -g, यहाँ हो जाएगा -10, और टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, 2 के स्क्वायर 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 दूना 40 -10 दूना 20, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक, अब बचा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड जो है उसकी भी हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए जो दूसरा कंडीशन है उसमें प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो फिर लगाएंगे फार्मूला, दूसरे कंडीशन चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और की बार प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो 0 इंटू टी भी 0 हो जाएगा, 1 सेकेंड लिख ही देते हैं, प्लस हाफ, और जब वो तो नीचे आएगी तो अब जी का मान प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, और टी स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो वह तो 20 मीटर गई और एक 5 मीटर नीचे आई, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर की, 25 मीटर। तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी, कवर्ड बाई बॉडी इक्वल क्या हो जाएगा 25 मीटर। 20 गई 5 फिर आई 1 सेकंड में। ठीक है, अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये था, अब अंतिम बिंदु क्या है 3 सेकंड बाद वाला, यहाँ पे। अब तू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक हम दूरी निकाले हैं, तो कितना आया 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो 20 में 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो गया 15 मीटर। इस तरह से दो न्यूमेरिकल आगे खलास हुए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल पर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक 80 मीटर लंबी ट्रेन 60 मीटर पर सेकंड के वेग से एक अन्य 100 मीटर लंबी ट्रेन से आगे निकलती है। दूसरी ट्रेन की चाल 40 मीटर पर सेकंड है। पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जो पहली ट्रेन की चाल है वो है कितनी 60 मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जिसकी चाल ज्यादा होगी वह दूसरी वाली से आगे निकल जाएगा। ठीक है, चला अब देखिए, तो हमें अभी बताना है कि जो दूसरी ट्रेन है वह पहली ट्रेन से कितनी समय में आगे निकलती है। ठीक, कितने समय में आगे निकलती है। तो पहले हम फिगर समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये टेढ़ी मेढ़ी रेल पटरी नहीं है, यहाँ पे एक सीधी रेल पटरी है, ये बनेगी टेढ़ी ही, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक रेल पटरी है, एक ही से काम चला लेते हैं। और सुनिएगा ध्यान से, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है ये, एक ट्रेन ये है। ठीक, एक ट्रेन ये है और इसको हम मान लेते हैं ये पहली ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है, पहली ट्रेन। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है, स्पीड ध्यान रखिएगा, वेग दिया है
वेलोसिटी यहाँ दिया है इसका 50 मीटर पर सेकेंड पहले वाले का, और दूसरी भी इसी की जस्ट आगे, ध्यान रखिए जस्ट आगे इसी के दूसरी ट्रेन भी है। ये थोड़ा लंबी है, इसमें कई पहिया लगा देते हैं। चलिए, तो इसकी लंबाई जो है दूसरी ट्रेन की, उसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, इसको मान लेते हैं दूसरी ट्रेन लिखते हैं इसको, और इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर। ये किस चाल चल रही, किस वेग चल रहा है, ये वाला 50 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला किस वेग चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसकी जो वेलोसिटी और ज्यादा है, इसका मतलब ये ट्रेन इससे आगे निकल जाएगी, धक्का दे के नहीं, दूसरी रेल पटरी होगी उसमें आगे निकलेगी, ध्यान रखिएगा। तो अब सुनिए, जब ये ट्रेन इससे आगे निकलेगी तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। पहले तो जो इसकी लंबाई है 80 मीटर, उसको कवर करना पड़ेगा अपनी खुद की लंबाई, और उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी 180 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट ट्रेन, कवर्ड बाई फर्स्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180 मीटर। अब यहाँ पे हम वेग जो लेंगे वो लेंगे आपेक्षिक वेग। ध्यान रखिएगा, अगर दो वाहन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ली जाती है, आपेक्षिक वेग। अब आपेक्षिक वेग का फार्मूला हम बताए थे, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल v2 माइनस v1 या v1 प्लस v2। प्लस कब होगा बीच में, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, जब सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस, मतलब बड़े वेग में छोटा वाला घट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, बड़े वेग में छोटा वेग घट जाएगा। चलिए, तो 60 माइनस 40 इक्वल क्या हो गया 20, क्या हो गया 20। ठीक, 2020 सन भी चल रहा है, तो यहाँ पे बड़ा भाई ध्यान रखिएगा, v1 माइनस v2 इक्वल क्या होगा, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2, और यहाँ पे परिमाण ले रहे हैं इसलिए वेक्टर हटा देते हैं। ठीक है, तो 60 में 40 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना क्या समय, तो जो ट्रेन है इसमें जो है त्वरण तो है नहीं, और त्वरण ना हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर 4 गुणे समय, क्योंकि यहाँ त्वरण का जिक्र किया नहीं है एक्सलेशन का। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल होगा v इंटू टी। तो ऐसे यहाँ पे वेग दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि वेग है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 180। ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो लिखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 180, वेलोसिटी कितनी है रिलेटिव वेलोसिटी 20, टाइम निकालना है, टी इक्वल क्या हो जाएगा 180 बटा 20, तो 0 0 टूटिंग 2 9 18 अर्थात 9 सेकेंड। तो यह ट्रेन जो है इस ट्रेन को कितने समय में पीछे करेगी 9 सेकंड में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर इसी में इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, खचाक से पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए आप लोग भी पेज और पलट लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, और चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। इस पर न्यूमेरिकल नंबर 4 पे, ये भी बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर IIT में इतना इजी न्यूमेरिकल आएगा, भाई आगे तो देखो होता है क्या। चलिए, तो पद्मा अपने घर से अपने स्कूल 50 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक, छुट्टी होने पर वह भीड़ भाड़ होने के कारण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से घर पहुंचती है। यात्रा के समय कुल औसत चाल की गणना कीजिए, औसत चाल बताना है।
जब रास्ते में अलग अलग चाल कवर की गई हो, अलग अलग चाल चला गया हो, तो वहां पे क्या ज्ञात करेंगे? औसत चाल। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। चलिए सुनिएगा। वैसे भी सामान्य सी बात है, अगर रोड खाली रहेगी तो आप तेज जाओगे, हाँ, बाइक से या स्कूटी से। और रोड अगर भीड़ भाड़ है तो धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो धड़ाक करके पता लगा अस्पताल पहुंच गए ना। तो उसी तरह पद्मा जब रोड खाली था तब कितनी स्पीड से गई? 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। अब आते वक्त भीड़ भाड़ था, स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो काफी बच्चे थे, इसलिए आते वक्त उसकी चाल है 30 किलोमीटर घंटे। और घर से स्कूल की दूरी क्या थी? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जाने का टाइम और आने का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस मालूम है 50 जाएगी, 50 आएगी, लेकिन टोटल टाइम नहीं मालूम, ना तो आने का ना तो जाने का। तो ऐसा करते हैं कि हम आने और जाने दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, जाने में जो समय लगा उसको हम मान लेते हैं t1 इज इक्वल क्या होता है? समय वाला दूरी बटा चाल। दूरी कितना कवर की थी? 50। और चाल कितनी थी उसकी? 50, 50। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 घंटा। ध्यान रखिए, घंटे में दिया ना किलोमीटर घंटा, तो फिर समझ किसमें आएगा? घंटा में। ठीक कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर और वर्ड को आप तो इंग्लिश बोल देते हैं, लेकिन घंटा को आप हिंदी में ही बोलते हैं। क्या करें, मजा आता है। तो उसको जाने में कितना समय लगा? 1 घंटा। चलिए आने में समय कितना लगा इसको भी देख लेते हैं। आने में लगा समय, आने में जो समय लगा उसको हम मान लेते हैं t2 इक्वल क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना कवर करेगी? 50 ही। ठीक है, अपान चाल कितनी है आते वक्त? 30। यहाँ लिखेंगे 30, 0 0 टूरिंग कितना आ गया? 5/3, अर्थात इसको भाग करेंगे तो 1 दशमलव छक्का छक्का 2 छक्का। ठीक है, 1.66 घंटा। ठीक है, चलिएगा भाग करना तो आता ही होगा आपको। अब निकालना है औसत वेग। यहाँ लिखेंगे एवरेज, औसत वेग क्यों निकलता है? इससे औसत चाल क्या करें? एवरेज स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 50 गई, 50 है, कितना हो गया? 100। टोटल टाइम 1 घंटा ये और 1.66 ये कितना हो जाएगा? 2.66। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5 क्या? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो पद्मा की औसत चाल थी वो कितनी थी? 37.5 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रही है। कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। जिसका विस्थापन निम्न प्रकार से प्रदर्शित होता है। कैसे? x इक्वल 30 + 20 t स्क्वायर, जहां x मीटर में, t सेकंड में है। वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहले में क्या ज्ञात करना है? वेग और त्वरण। और सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है? वस्तु का प्रारंभिक वेग तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे पहले ही प्रारंभिक लग गया है तो प्रारंभिक वेग भी ज्ञात करना है, प्रारंभिक स्थिति भी। ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए, डिफरेंशिएट, अवकलन। और अगर अवकलन आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे टाइप करिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएट फिजिक्स बाय मैथ इफ्तार, तुरंत वीडियो आ जाएगा। उसको देख करके तब इसको पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कम समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन आपका दिया है विस्थापन का, x इक्वल 30 + 20 t स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। x का मात्रक मीटर है, t सेकंड में है। चलिए
अब हमें ज्ञात करना है वस्तु का वेग तथा त्वरण। तो आप जानते हैं वेग का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर v इक्वल डी वेक्टर ds अपान dt। अब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर मतलब दोनों क्या लगा देते हैं, माड। तो ये हो जाएगा v इक्वल ds अपान dt। अगर ये सब फार्मूले अगर ना मालूम हो आपको तो पिछले पूरे लेक्चर देख कर आइए, इस चैप्टर का थ्योरिकल डेरिवेशन उसमें है, तभी समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो v इक्वल क्या होता है, ds अपान dt। मतलब वेग प्राप्त करने के लिए हमें विस्थापन क्या करना पड़ेगा, अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और त्वरण प्राप्त करने के लिए हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वेग का, अर्थात dv अपान dt इसका फार्मूला होता है। मैग्नीट्यूड के लिए ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड मतलब माड लगा हुआ है इसमें, ठीक। चलिए, तो इसका पहले हम निकालते हैं वेग। तो वेग निकालने के लिए हमें विस्थापन का क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, हम बताए थे उसमें आपको वीडियो में डिफरेंशिएट वाले में कि अगर गिनती हो कोई कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 30 क्या हो गया 0 प्लस, अब 20 कांस्टेंट है, गुणा के रूप में बगल ले लेंगे। अब बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशिएट 2t, ठीक है। तो यहाँ v इक्वल क्या हो जाएगा, 22 जा 40t। ये हो गया आपका वेग, ठीक है। पहला कंडीशन चल रहे हैं अभी। अब चलते हैं त्वरण पे। तो त्वरण की बात करें, त्वरण इक्वल होता है a इक्वल dv अपान dt। और a इक्वल dv की वैल्यू क्या है 40t, ध्यान रखिए 40t अपान dt। अब 40t अगर करेंगे आप अवकलन, तो 40 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t का अवकलन 1 होता है, अर्थात क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण। अब दूसरी कंडीशन में चले अगर हम लोग, तो दूसरी कंडीशन में हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक स्थिति। चलिए, तो प्रारंभिक वेग पूछ रहा है तो हम तो वेग निकाले ही हैं। वेग निकालने कितना है 40t, मतलब जो वेग है किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, ठीक है। अब सुनिए, जो t का मान है इसमें आप रख दीजिए 0। अगर प्रारंभिक कहे तो प्रारंभ में टाइम कितना होता है 0, शुरुआती टाइम कितना हुआ 0, ठीक। चलिए, तो आप t का मान क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन पे वेग के लिए t का मान क्या रखेंगे 0। तो वेग क्या आ जाएगा, 40 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और त्वरण भी, और क्या करना है, स्थिति और प्रारंभिक स्थिति भी याद करना, सॉरी मतलब प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना है। तो स्थिति का फार्मूला तो दिया ही समीकरण। तो x इक्वल 30 प्लस 20t स्क्वायर। तो प्रारंभिक कह रहा है, t के स्थान पे क्या रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट में लिखेंगे t इक्वल 0 पर इक्वल 30 का, तो 30 हो जाएगा प्लस 20, और t के स्थान पे 0, 0 के स्क्वायर 0 दे कितना आ गया 30 मीटर। यहाँ पर कितना आ गया 30 मीटर, समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको मिटा दे रहे हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख करके पढ़ते रहिए, और आपके पास एक्सीलेंट की बुक तो होगी ही, तो उसमें पढ़ते रहिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और कुछ तो समझ में आएगा ही देख करके। हो सकता है आपने सॉल्व कर लें, अगर सॉल्व कर लिए हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइए और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। चलिए, तो एक कण विरामावस्था में चलना आरंभ करके t समय में स्थिर त्वरण से s1 दूरी तय करता है। यदि कण अगले t समय में s2 दूरी तय कर ले, ध्यान रखिए, तो दर्शाइए कि f2 इक्वल 3s1। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे करके हमसे कह रहा है प्रूव करो कि f2 इक्वल 3s1। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, कैसे देखिए। मान लो कोई ये रोड है, ये एक रोड है, कोई वस्तु, एक वस्तु है यहाँ पे, ये विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। और हम मान लेते हैं कि जब ये गति प्रारंभ की तो इसका त्वरण कितना था a।
उसके बाद ये वस्तु जो थी वह टी समय में, कितने समय में, टी समय में कहा पहुंच गई, यहाँ पे। अब दूरी कितना कवर की है टी समय में, S1। ध्यान रखिएगा, दूरी कितना कवर की, S1 कह रहा है कि टी समय में स्थिर त्वरण से, मतलब कांस्टेंट त्वरण से S1 दूरी तय करता है। ठीक, अब सुनिए, फिर कह रहा है कि S1 दूरी तय करने के बाद अगले टी समय, मतलब इतने ही समय में वस्तु F2 दूरी तय करती है। मान लेते हैं F2 दूरी यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है F2 दूरी। अब कितने समय में, वही टी समय में, और त्वरण भी वही है। तो हमें प्रूव करना है F2 इक्वल 3S1। तो हम यहाँ पॉइंट मान ले रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है। वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, मतलब प्रारंभिक वेग 0। उसके बाद S1 दूरी टी समय में तय करती है, यहाँ पहुंचती है बिंदु B पर, और उसके बाद टी समय में F2 दूरी तय करके C पर पहुंचती है, और वस्तु का जो त्वरण है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो पहले हम इस कंडीशन के लिए, पहले कंडीशन के लिए, ए बी वाले कंडीशन के लिए गति का समीकरण लगाएंगे और देखेंगे क्या प्राप्त होगा। और थोड़ा एक बात और सुनिएगा, जब ये कंडीशन आप चालू करेंगे BC वाला, तब वस्तु का जो यहाँ पे वेग होगा इस पॉइंट पे B पर, वो क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग, दूसरे कंडीशन के लिए ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो वेग होगा वो बन जाएगा वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है, चलिए, तो S1 पहला कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल U1, या U ही लिखिए, चलिए ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा समीकरण नहीं है गति का, ध्यान रखिएगा। तो S1 इक्वल U का मान तो 0 है, तो T भी 0 हो जाएगा। आया आंसर क्या है, हाफ AT स्क्वायर। अब जब दूसरे कंडीशन पे हम S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे तो वहां पर हमें प्रारंभिक वेग मालूम होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान रखिए, तो जो इस कंडीशन का अंतिम वेग है उस वही दूसरे कंडीशन के लिए प्रारंभिक वेग बन जाएगा। मतलब अगर हम इस कंडीशन का अंतिम वेग निकाल लें तो वही दूसरे कंडीशन का प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, चलिए, तो अंतिम वेग का फार्मूला होता है v इक्वल U प्लस AT। तो v इक्वल U का मान क्या है, 0, तो कितना हुआ, AT। तो अंतिम वेग कहाँ, क्या आ गया यहाँ का, AT। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम वेग क्या है, AT। यही इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रारंभिक वेग, दूसरे कंडीशन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो अब लगाते हैं दूसरे कंडीशन पे दूरी का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ दूसरा कंडीशन है, इसको चेंज कर दीजिए, U2 कर दीजिए। ठीक है, और त्वरण और टाइम तो ही है। तो F2 इक्वल U2 का मान क्या हो जाएगा, जो इसका अंतिम वेग होगा क्या है, AT, और प्लस हाफ AT, यहाँ पे एक T और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस हाफ AT। आप सुनिए, यहाँ पे AT स्क्वायर होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो F2 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3AT स्क्वायर अपान 2। अब थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, तो F2 इक्वल हो जाएगा 3, और AT स्क्वायर बाई 2 किसका मान है, AT स्क्वायर बाई 2 किसका मान है, S1 का। तो यहाँ लिख देंगे S1। तो ये F2 इक्वल 3S1 आपका प्रूव हो गया। ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम चले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक गतिमान वस्तु प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करती तथा अगले 4 सेकंड में वह 220 मीटर की दूरी तय करती है। गतिमान वस्तु का वेग 7वें सेकंड के अंत में ज्ञात कीजिए। मतलब 7वें सेकंड के जस्ट बाद क्या है, वस्तु का वेग। ठीक है, मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना है हमें। तो इसमें 2 सेकंड, इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं। पहले कंडीशन में वस्तु 2 सेकंड में 200 मीटर दूरी कवर करती है, और दूसरे कंडीशन में 4 सेकंड में 220 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइम दुगना हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वह दुगना नहीं हुआ। इसका मतलब वस्तु रुक रही है, ध्यान रखिएगा। वस्तु क्या हो रही है,
रुक रही है। तो पहले कंडीशन पहले हम सॉल्व करते हैं। तो पहले कंडीशन पे टाइम कितना दिया है 2 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 200 मीटर। चलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो वक्त जो है थोड़ा फोकस करिएगा, वक्त में त्वरण है, कैसे जाने सुनिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइम तो दुगना हो गया, लेकिन दूरी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वह दुगना नहीं हुआ। इसका मतलब वक्त रुक रही है, रुकना चाहेगी। अगर वक्त में ब्रेक लगाओगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। इसलिए त्वरण हम मान लेते हैं कितना है ए, और लगाते हैं फार्मूला S1 इक्वल UT1 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर। यहाँ पे हम ए को नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ना ही यू को, क्योंकि ए जो है मतलब त्वरण पूरे रास्ते एक ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, और यू भी दोनों कंडीशन के लिए एक ही होगा। तो S1 का मान है 200 इक्वल यू का मान नहीं मालूम और T1 का मान 2 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 2u प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 4a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको आप इजी करेंगे, 2 से कॉमन ले काट देंगे, इसको यहाँ 100 हो जाएगा। ये बन गया 100 इक्वल u प्लस 2a, u प्लस a बनेगा, फिर 2a बनेगा, तो दोनों 4 2, हाँ 2 कॉमन, ठीक है, u प्लस a। समीकरण नंबर क्या बन गया 1। अब दोबारा लगाते हैं फार्मूला, फिर वही 220 मीटर दूरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दूसरे कंडीशन के लिए F2 इक्वल UT2 प्लस हाफ AT2 स्क्वायर। तो F2 का मान कितना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहले 200 मीटर गया, उसके बाद 220 मीटर, मतलब 200 ये और 220 ये। जब दोनों को जोड़ेंगे तभी यहाँ यू नहीं चेंज होगा, और अगर आप अलग अलग करेंगे, मतलब इसका अलग करेंगे इसका अलग, तब यू चेंज हो जाएगा। और आप अलग मत करिएगा, क्यों? क्योंकि 2 समीकरण बनाएंगे तभी यू और ए दोनों का मान निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो पहले 2 सेकंड में 200 मीटर, दूसरे 4 सेकंड में 220 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 420 इक्वल यू। और टाइम कितना हुआ 2 सेकंड पहले हुआ था, 4 सेकंड फिर कितना हो गया 6 सेकंड। ये हो गया इंटू 6 हो गया प्लस हाफ ए और T2 स्क्वायर, मतलब 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 2 18 में 36, 6 का मान ले काट दीजिए, तो 70 इक्वल यू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3a। समीकरण नंबर क्या बन गया 2। आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके u और a का मान निकालेंगे, क्योंकि वेग का फार्मूला होता है v इक्वल यू प्लस ए टी, और t तो हमें मालूम है 7 सेकंड, लेकिन ना तो v मालूम, सॉरी ना तो u मालूम है ना ही a। इसलिए दोनों समीकरण को हल करके हम u और t दोनों का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है 100 इक्वल यू प्लस ए। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे, तो यहाँ 70 में 100 जाएगा तो -30 हो जाएगा, इक्वल यू में से यू गया कट गया, बचा क्या 3a माइनस ए इक्वल कितना हो गया 2a। तो ए का मान कितना आ गया -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वस्तु रुक रही है, वस्तु का वेग कम हो रहा है, ठीक है। अब ए का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तुरंत यू का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम, चाहे 1 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका है 100 इक्वल यू और प्लस है, तो यहाँ पे ए का मान क्या -15
तो u इक्वल कितना हो गया 115 मीटर पर सेकंड। अब हमें u और a दोनों का मान मालूम हो गया। अब हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल यू प्लस ए टी। अगर त्वरण हो तो गति का तीनों समीकरण में से कोई भी आप यूज कर सकते हो जो आपके लिए सुविधाजनक हो। और त्वरण नहीं है तो गति के तीनों समीकरण में से किसी को भी टच नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से क्या हो जाएगा, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v इक्वल हो जाएगा u वैल्यू क्या है बताइए, u की वैल्यू है 115 और प्लस a, तो a का मान यहाँ -15 है तो माइनस कितना हो जाएगा 15 और t का मान क्या दिया 7 सेकंड। 7 सेकंड में बताना ना मैं अंतिम वेग, तो यहाँ हो जाएगा 7। ये v इक्वल हो गया 115 माइनस 105 इक्वल क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अर्थात 7वें सेकंड के अंत में वस्तु का वेग क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसको मिटा देते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते रहिए। चलिए पढ़ते रहिए, अगर आपको समझ में आए तो आप सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़की अपने घर से 1 घंटे में एक समान वेग से 4 किलोमीटर दूर स्थित रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वह स्टेशन पर 0.5 घंटे का विराम लेती है, मतलब वहां रुकती है। इसके बाद वह अपने घर पर 1.5 घंटे में समान चाल से चलते हुए लौट आती है। लड़की द्वारा तय की गई दूरी को समय विस्थापन वक्र पर दर्शाई, मतलब ग्राफ बनाना, ठीक है, तथा औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए पहले हम बना देते हैं इसका ग्राफ। तो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक लाइन ये होती है और एक लाइन ये किसकी लाइन होती है, टाइम की, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली टाइम की। और वाई थोड़ा टेढ़ा बन गया है क्या, ये है वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब सुनिए, अब इसमें कुछ हम अंक दिखा देते हैं। ये 0,0 मतलब यहाँ पे समय और विस्थापन दोनों 0 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समय कम से कम दिया है 0.5 आवर, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक समय कितना है 0.5 आवर, मतलब अंतराल लेंगे 0.5 आवर का, ठीक है ना। फिर 0.5 और बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.0, फिर और बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.5 और बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। और यहाँ लिख दीजिए टाइम किसमें, हावर में, मतलब घंटे में। टाइम मिनट वगैरह नहीं है, किसमें है, घंटे में। और डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 2 और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है 4 और फिर 2 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और डिस्प्लेसमेंट किसमें है, किलोमीटर में। किसमें है, किलोमीटर में, ठीक है। चलिए अब समझिए आगे। तो अगर यहाँ ध्यान दें तो कह रहा है 4 किलोमीटर, उसका घर कितना दूर, स्टेशन कितना दूर है 4 किलोमीटर घर से, और स्टेशन पर वह 0.5 घंटे विराम लेती है। और सोचिए 4 किलोमीटर दूर स्थित रेलवे पर कितने घंटे में पहुंचती है, 1 घंटे में। अर्थात टाइम यहाँ से लेना, ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे है तो इसको बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है।
और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 किलोमीटर। तो इसको यहाँ से बढ़ाएंगे ऐसे ये, और जहां पे दोनों क्रॉस करेंगे वहीं से इस पॉइंट को एक लाइन के थ्रू मिला देंगे। ये देखिए, समझ गए। अगर आप ग्राफ पढ़ के आए हो पिछले लेक्चर में, तो एक समान चाल के लिए, एक समान वेग के लिए जो ग्राफ बना था उसमें लाइन ऐसे ही थी, स्लोप ऐसे ही थी। तो ये जो हो गई, ये जो लाइन है इसमें क्या दिखा रहा है, एक समान वेग। ठीक है, अब सुनिए फिर क्या हुआ। 0.5 आवर जो है विराम लेती है, मतलब वहां रुकती है स्टेशन पे। तो ऐसा करते हैं कि टाइम तो बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो टाइम को हम बढ़ाते हैं, चलिए कितना, यहाँ पे 0.5, तो एक में 0.5 ऐड करेंगे तो ये यहाँ तक आया। ये लाइन जो है ऐसे हो गई है। ठीक, चलिए अब क्या हुआ, 0.5 और विराम लेने के बाद वह अपने घर 1.5 घंटे में समान चाल से चलते हुए लौट आती है। तो 1.5 घंटे मतलब 1.5 हुआ, 1.5 घंटे और लगाएगी। तो ऐसा करते थोड़ा और बढ़ा देते हैं, एक लाइन यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2.5, और एक ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.0। ठीक है, तो 1.5 घंटे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ आधे घंटे, फिर 1 घंटे और 1.5 घंटे करेंगे तो यहाँ पे। और ध्यान दीजिए 1.5 घंटे में कैसे चलती है, समान चाल से। तो जो लाइन होगी, ध्यान दीजिए अच्छे से, तो डिस्टेंस कितना कवर की, फिर 4 किलोमीटर लौट रही है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ये लाइन हो जाएगी ये ऐसे। ठीक, तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब हमें क्या दिखाना है, क्या ज्ञात करना है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए। हम जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल, अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर की हो, सोचो 4 गई और 4 आई, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर। सही है ना। अब टाइम कितना लगा उसको डिस्टेंस कवर करने में, तो देखिए 1 घंटे में स्टेशन पहुंची, फिर आधे घंटे वहां रुकी, और फिर उसको 1.5 घंटे आने में लगता है। तो कितना हुआ 3 घंटे। ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 अर्थात 2.67 किलोमीटर पर आवर। तो जो लड़की की चाल थी, औसत चाल, वो कितनी थी, 2.67 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार ए यातायात के लाल सिग्नल के होने पर रुक जाती है। सिग्नल के हरे हो जाने पर ही कार चलना प्रारंभ करती है। एक अन्य कार भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से आती हुई, यहाँ पे क्या होगा, आती हुई इसे पार कर लेती है। प्रथम 6 मिनट में कार ए की चाल, प्रथम 6 मिनट में कार ए की चाल समान रूप से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तत्पश्चात उसी चाल से चलती है। दोनों कारों का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। इसे ग्राफ की सहायता से बताइए। मतलब जो ग्राफ ये दिया गया है, जो ग्राफ हमें गिवन है, इसी के हेल्प से हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि इसी ग्राफ से और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन से ही बोर्ड भर गया है, इसलिए पहले इसको समझ लिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहीं पे। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या हो रहा है, सुनिए। एक कार ए है, एक कार बी है, और जो कार ए है वह जो थी वह सिग्नल के लाल हो जाने पर रुक जाती। मतलब कोई ऐसा चौराहा आ गया जहाँ पर सिग्नल लाल हो गया और वो रुक गई थी। लेकिन जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, वैसे ही, ध्यान रखो, एक कार और थी बी, और वह आ रही थी चौराहे की ओर, लेकिन जैसे ही वह चौराहे पहुंचने वाली थी, सिग्नल क्या हो गया, हरा।
जब सिग्नल हरा हो गया तो उसको रोकना तो है नहीं। तो जो कार बी थी वो सिग्नल हरे हो जाने के कारण जिस चाल पर थी उसी चाल से चौराहे को पार कर ले गई है, उसी चाल से लगातार चल रही है। जैसा कि यहाँ दिया है, ये जो ग्राफ है चाल समय ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? चाल समय ग्राफ। और चाल समय ग्राफ में देख रहे हैं जो कार बी वाली लाइन है ये एक समान रूप से ऐसे, मतलब ना चाल बढ़ रही ना ही चाल घट रही है, क्योंकि फ्लो क्या है? 0। लेकिन जो कार ए है जो कि सिग्नल के लाल हो जाने पर रुक गई थी, वह जो थी पहले, तो ध्यान रखिएगा, पहले जो है एक समान त्वरण से आगे बढ़ी। कब तक? जब तक उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो गई। इसकी कार ए की स्पीड, ये देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। और जब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तब क्या हुआ कि वह एक समान चाल से चलने लगी। ठीक, तो इसमें बताना है पहला क्वेश्चन, कितने समय में कार ए की चाल कार बी की चाल के बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर सुनिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन जो है ये भी चाल है, किसकी चाल? कार ए की चाल। और जो ये लाइन है ये भी किसकी चाल है? कार बी की चाल। समझ आ रहा होगा। और जहाँ पे दोनों लाइन मिलेंगी वहीं पर उसी टाइम दोनों कार की चाल समान हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे कार ए की लाइन और कार बी दोनों यहाँ मिलती हैं। और ये टाइम कौन सा है? नीचे आएंगे देखेंगे ये टाइम क्या है? 0.06 हावर। ठीक, टाइम किसमें दिया है? हावर में। और स्पीड कितने दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, तो अर्थात 0.06 घंटे में जब सिग्नल हरा हुआ तब टाइम कितना माना गया? 0। तो सिग्नल हरे होने के बाद वहां जब कार दोनों गुजरी उसके बाद 0.06 घंटे में दोनों कार की चाल बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस समय कार ए कार बी से कितने पीछे है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 0.06 घंटे में कार ए और कार बी दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। और फिर जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसमें कम वाली दूरी घटा देंगे, और जिसकी दूरी ज्यादा होगी वही आगे होगी। इस समय कार ए कार बी से कितनी पीछे? इसका मतलब क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि कार ए 0.06 हावर पर क्या है? पीछे। और कार बी क्या है? कहाँ है? आगे। कार ए से कार बी क्या है? आगे। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस समय कार ए के कार बी से कितनी पीछे है? तो सुनिए, चाल समय ग्राफ में अगर किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकाल, किसी वस्तु का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उस वस्तु के द्वारा तय की गई डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि 0.06 आवर में कार ए के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे और कार बी के द्वारा तय की गई दूरी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे? दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? एरिया। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि 0.06 आवर में जो कार ए है एक ट्रायंगल बना रहा है, त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये जो कार बी है क्या बना रही है? ये बना रहा आयत। ये देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, चारों भुजा जो है आमने सामने भुजा क्या है? बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे फार्मूला। चलिए तो सुनिएगा, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इक्वल क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 0.06 और हाइट कितनी है? 30। तो ये हो गया 30। ये कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 15 छक्का क्या हो जाएगा? 90, और 2 अंक पे क्या हो जाएगा? दशमलव। तो ये कितना आ गया? 0.9 क्या? किलोमीटर।
मीटर। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी, मतलब कार बी के द्वारा तय की गई दूरी। तो कार बी क्या बना रहा है, आयत, और इसकी लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 0.06। ठीक है, तो आपस में गुणा कर देंगे इनका 30 इंटू 0.06, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 छंग 18 और 1 जीरो लग जाएगा, 2 अंक पे क्या हो जाएगा दशमलव, अर्थात 1.8 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, पूछ रहा है कार ए कार बी से कितना पीछे है, तो हम कार बी की दूरी में कार ए की दूरी घटा देंगे। तो लिखेंगे कार ए कार बी से पीछे है, कार ए कार बी से पीछे है। कितना पीछे है देखिए, 1.8 में से 0.9 घटाएंगे, कितना है 0.9 किलोमीटर, अर्थात 0.06 हावर पे कार ए कार बी से 0.9 किलोमीटर क्या है पीछे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, पहले 6 मिनट पश्चात कार ए कार बी से कितनी पीछे है। तो 6 मिनट मतलब 0.1 हावर। अगर आप 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0.1 हावर। ठीक है, सुनिएगा अच्छे से। तो कह रहा है कि पहले 6 मिनट पश्चात कार ए कार बी से कितनी पीछे है। तो फिर हम क्या निकालेंगे, 6 मिनट में कार ए के द्वारा तय की गई दूरी और कार बी के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, चलिए तो इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए आगे सुनिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो कितने मिनट में, 6 मिनट में, अर्थात 0.1 हावर में। तो लिखेंगे डिस्टेंस, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, मतलब कार ए के द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में 0.1 हावर में। तो कार ये है, ठीक है, ये लाइन। अब आपको दिख रहा है 0.1 हावर में भी कार ए क्या बना रहा है, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र अभी लगाए थे कार ए के लिए, वही फार्मूला फिर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब बेस कितना है, बेस है 0.1 और हाइट कितना है 50। ये देखिए, तो ये हो गया 50, तो ये 25 हो गया, और 25 से कम 25 तो 2.5 किलोमीटर, अर्थात 6 मिनट में कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब फिर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी, मतलब कार बी के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार बी फिर क्या बना रहा है, आयत। लंबाई कितनी है इसकी, ध्यान रखिए, एक भुजा कितने है 0.1, दूसरी भुजा कितनी है 50 है। ठीक है, यहाँ पे बताना है ना 0.1 पे 30 है 50, देख बताइए 30 है भाई। 0.1 लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो कार बी को यहाँ क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है 30। ठीक है, तो आयत बन रहा है, क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 30 इंटू क्या हो जाएगा 0.1 की जाएगा 3 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है इसमें से, पहले 6 मिनट पश्चात कार ए कार बी से कितना पीछे है। तो फिर क्या करेंगे, 3 किलोमीटर में 2.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। तो लिखेंगे पहले 6 मिनट में कार ए कार बी से पीछे है। कितना पीछे है देखिएगा, 3 - 2.5 कितना आ जाएगा 0.5 किलोमीटर।
अर्थात पहले 6 मिनट में कार ए कार बी से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का, किस समय कार ए कार बी को पार कर लेगी। किस टाइम पर कार ए कार बी क्या कर लेगी, पार। चलिए तो अगर इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन जो है इसको अगर आप याद कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे कितने टाइम पे तो आपको अलग अलग समय पर दोनों वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी पड़ेगी। कभी 0.06 पर, कभी 0.1 पर, फिर 0.12 पर, इसी तरह अनेक समय पर निकालना पड़ेगा। और जिस समय पर दोनों कार के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी उसी समय पर कार ए कार बी को पार कर लेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक से आप देख रहे हैं कि कार ए की चाल बाद में बढ़कर पहले 0 थी लेकिन बाद में बढ़ कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की चाल ज्यादा है और शुरू में इसकी 0 थी और कार बी की शुरू में ही 30 थी, इसलिए पहले कार बी जो थी वो आगे जाएगी, लेकिन कार ए का स्पीड ज्यादा होने के कारण ये बाद में कुछ समय पश्चात कार बी को पार कर लेगी। तो हमें बताना है कि कितने समय पश्चात कार ए कार बी को पार करेगी। तो जिस टाइम पर, ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पर कार ए के द्वारा तय की गई दूरी और कार बी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएंगी उसी टाइम पर कार ए कार बी क्या कर लेगी, पार। तो अगर आप चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.125 आवर में कार ए और कार बी दोनों के द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल। चलिए तो इसको आप लोग छाप लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग छाप लीजिए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आप लोग सही दिमाग लगाएंगे, माइंड का यूज करेंगे तो बहुत ही ईजी है, बस देखने में बड़ी थी बस, ठीक है। चलिए तो 0.125 आवर किसके बीच में आएगा, 0.12 और 0.14 के बीच में, अर्थात यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कितना आ गया 0.125, ठीक है, समझिएगा। तो अगर इसको हम ध्यान रखिए, अगर इसको हम आगे ले जाएं ऐसे ऊपर तो कार बी को ये इस पॉइंट पे काटेगी और कार ए को इस पॉइंट पे। अब दूरी निकालना है, दोनों कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकालना है। तो सुनिएगा, अब इसमें कई प्रकार के आकृति बन रही है। अगर हमें कार ए का क्षेत्रफल निकालना हो, कार ए के द्वारा तय की गई दूरी निकालना हो, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्षेत्रफल और दूरी यहाँ पे एक ही है, क्योंकि अगर कार ए या कार बी का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो वही क्या है, दूरी। क्यों, क्योंकि चाल और समय का ग्राफ जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या देता है, दूरी। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ध्यान रखिएगा, तो लिखेंगे 0.125 आवर में कार ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, सुनिएगा। इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बन रहा है, ये आयत आप दिख रहा है ये वाला पूरा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है बताइए, ये 0.1 और हाइट कितनी है 50, आपको दिख ही रहा है, प्लस अब ये आयत भी जोड़ना है, क्योंकि हमें 0.1 हमें थोड़ा निकालना है, हमें निकालना है 0.125 में, 0 को लेकर 0.125 आवर में तय की गई दूरी, ठीक। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 0.125 में 0.121 घटा देंगे, सॉरी 0.125 में 0.1 घटा देंगे, कितना आएगा 0.025, और ये लंबाई कितनी है, ये है 50।
तो ये हो जाएगा, ये आयत है तो क्या हो जाएगा 0.025 इंटू 50। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 25 से कम 25 तो 2.5 प्लस 25 पंचे 125 और यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 3.75 किलोमीटर, अर्थात 0.125 आवर में कार एक कितना डिस्टेंस कवर करेगी 3.75 किलोमीटर। अब पर ध्यान दीजिए, कार बी का भी निकाल लेते हैं। 0.125 आवर में कार बी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर कार बी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 0.125, ये आयत का शेप दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.125 इंटू ये लंबाई कितनी है 30, ठीक, तो इंटू क्या हो जाएगा 30, तो ये हो गया 3.75 किलोमीटर, ये भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0.125 आवर में कार ए के द्वारा तय की गई डिस्टेंस और कार बी के द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अब इसके जस्ट बाद 0.125 आवर के जस्ट बाद तुरंत कार ए कार बी को क्या कर लेगी 60 से पार कर जाएगी, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। इस समय कारें यातायात सिग्नल से कितनी दूर होंगी, तो यातायात सिग्नल मतलब यातायात सिग्नल पर टाइम को क्या माना गया था 0, ठीक, अर्थात यहाँ पे, और इस समय मतलब 0.125 आवर के पश्चात जब कार दोनों यातायात सिग्नल से पास हुई उसके 0.125 आवर के बाद हमें क्या बताना है कि इस समय कारें यातायात सिग्नल से कितनी दूर होंगी, मतलब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी तभी हम निकालेंगे ये, ठीक है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि इस समय ब्रैकेट में लिख देंगे 0.125 आवर कारें यातायात सिग्नल से 3.75 किलोमीटर दूर होंगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इतना टाइम लगा इसमें।